नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आमने सामने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसका सीधा संबंध बच्चों से है। कहा जा रहा है कि आधुनिक बदलती जीवन शैली ने मीडिया के वर्चस्व और संचार साधनों के तेज़ी से होते विस्तार ने बच्चों से उनका न केवल बचपन छीना है बल्कि उन्हें प्रकृति के परिवेश से, साहित्य से, संस्कृति से भी दूर कर दिया है। बच्चे आज न केवल खेल के मैदान से दूर हो गए हैं बल्कि उनकी अपनी रचनाधर्मिता भी धीरे धीरे घटती जा रही है। आखिर समाज में आ रही इस विकृति के लिए कौन से घटक जिम्मेदार हैं और किस तरह से हम इस स्थिति को दूर कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ बाल साहित्यकार और देवपुत्र नामक पत्रिका के संपादक श्री विकास दवे जी। विकास जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और जैसा कि कार्यक्रम की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए ये सारे मुद्दे मैंने अभी उंगलियों पे गिनाए, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत इसी बात से करें कि आज ये जो परिवर्तन बाल साहित्य को लेकर, बच्चों की रचनाधर्मिता को लेकर हमारे सामने एक सामाजिक विकृति के रूप में सामने आ रहा है, इस समस्या को आप किस रूप में लेते हैं? नागर जी, निश्चित तौर पर आपने इसको सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा कहा है। मैं पूरी तरीके से इससे सहमत हूँ। एक समय ऐसा था कि बाल साहित्य को हाशिए पर धकेलने का एक सुनियोजित षड्यंत्र सा मुझे लगता है कि चला था जी। और मैं ऐसा नहीं कहता, सामान्यतः अपने ही समाज के लोग होते हैं, व्यक्ति दोषी होते हैं, लेकिन बाल साहित्य के रचना कर्म को बचकाना साहित्य का रचना कर्म कहना, यह एक प्रकार से मुझे लगता है कि साहित्यिक षड्यंत्र ही था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि वास्तव में बाल मनोविज्ञान को समझकर बच्चों के स्तर पर जाकर के बाल साहित्य का रचना कर्म करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है जी। वास्तव में ये बहुत गंभीर काम है और धीरे धीरे ये सारी स्थिति बदलती चली गई और आज परिदृश्य पूरी तरीके से बदल गया है। बाल साहित्य का जितना चिंतन मनन इस समय साहित्य जगत कर रहा है, वह परिदृश्य मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। आपने बाल साहित्य के परिदृश्य की चर्चा की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पूर्व पीठिका की चर्चा हम सब लोगों को कर लेना चाहिए जी। सामान्यतः बाल साहित्य पृथक से अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ लगभग 1875 के बाद। इसको हम हिंदी साहित्य का भारतेंदु युग कह सकते हैं जी। उससे पहले तक बच्चों की रुचि के विषय बड़ों के साहित्य में आते रहे। हम आज भी देखते हैं कि हमारे यहाँ परंपरागत रूप से परिवारों में दादी और नानी बच्चों को गोद में बैठाकर ठुमक चलत रामचंद्र गीत सुनाती हैं जी। मुझे लगता है कि इस गीत की रचना जिस समय हुई होगी, महाकवि ने जब की होगी, तब उन्होंने बाल साहित्य जैसे शब्द के बारे में सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज भी लगता है कि ये बिल्कुल श्रेष्ठ बाल साहित्य हो सकता है। ऐसा ही पंचतंत्र के संदर्भ में कहा जाता है। पंचतंत्र तो वास्तव में ऐसा कुछ भ्रम जरूर रहता है कि बच्चों के संस्कार की दृष्टि से आचार्य विष्णु शर्मा ने उन बच्चों को कहानियां सुनाई थी। लेकिन सही अर्थों में देखें तो वो सारे के सारे राजकुमार जो थे वो सब तरुण आयु के थे, बाल नहीं थे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो पंचतंत्र भी मूलतः बाल साहित्य की श्रेणी का नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि संस्कृत का वो पूरा का पूरा वाङ्मय हिंदी में अनुवादित होकर के जब बच्चों के पास पहुंचा, तो उसको मुझे लगता है कि आपकी पीढ़ी से लेकर मेरी पीढ़ी तक और हमारे बाद की पीढ़ियों तक वो पंचतंत्र वैसा ही वैसा आज तक प्रासंगिक बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि यह जो बाल साहित्य का परिदृश्य था, यह क्रमशः लोगों के सामने अस्तित्व में आने लगा। एक परिस्थिति ऐसी आई कि हम देखें बांग्ला साहित्य में, मराठी साहित्य में, गुजराती साहित्य में, सब जगह यह बात बहुत दावे के साथ साहित्य जगत में कही जाने लगी कि वह साहित्यकार ही नहीं है जिसने बाल साहित्य नहीं रचा। और यह बात कहने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने कहा और उन्होंने स्वयं बाल साहित्य की रचना की। प्रायोगिक रूप से उन्होंने बाल साहित्य रच करके संदेश दिया साहित्यकारों को कि बाल साहित्य का रचना कर्म बचकाना साहित्य का रचना कर्म नहीं है और न ही कोई बचकाना काम है। और इसलिए वो परंपरा जब आगे बढ़ी तो हमने देखा कि सोहनलाल द्विवेदी जैसे साहित्यकार आए और हमने देखा निराला जी ने लिखा। आपको एक बहुत जानकारी सुन करके आनंद होगा कि निराला जी की बाल कहानियों की एक पुस्तक आई थी। निराला जी को हम सब लोग महाकवि के रूप में जानते हैं जी। लेकिन मुझे जब वह पुस्तक हाथ लगी, निराला समग्र के 7वें खंड में उनका पूरा बाल साहित्य संग्रहित है जी। तो उसको जब हम देखते हैं तो निराला जी भूमिका में यही लिखते हैं कि वास्तव में बाल साहित्यकार बनना ये साहित्यकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जी। और इसलिए मुझे लगता है कि निराला जी जैसे, महादेवी वर्मा जी के सारे रेखा चित्र हम उठा करके देखें, कितने सुंदर सुंदर रचनाएं बच्चों के लिए उन्होंने सबने रची है।
तो जब इतने बड़े साहित्यकार बाल साहित्य रच करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर सकते हैं, प्रेमचंद की ईदगाह क्या है और प्रेमचंद की सारी कहानियाँ, दो बेल की कथाएं वगैरह सभी पूरा साहित्य, तो मुझे लगता है कि इन साहित्यकारों से प्रेरणा प्राप्त करके आज का साहित्यकार भी यह तय करे कि मेरे जीवन में मैं इस समाज के ऋण से तब तक ऋण नहीं हो पाऊंगा जब तक मैं बाल साहित्य का रचना कर्म न कर लूँ, तब जाकर के मुझे लगता है परिदृश्य बदलेगा। अच्छा विकास जी, आप स्वयं एक बाल साहित्यकार हैं, आपने अपनी शिक्षा के दौरान आपकी पीएचडी भी बाल साहित्य पर रही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाल साहित्य की रचना करना एक साहित्यकार के लिए आम लोगों के लिए लिखे जाने वाले साहित्य से कितना कठिन और कितना दुष्कर होता है? बिल्कुल ठीक कही नागर जी आपने ये बात। तो सामान्यतया साहित्यकार जब रचना कर्म करता है तो हमारे यहाँ पर साहित्य जगत में जैसा कुछ मुहावरे प्रचलित हैं कि साहित्य वो अच्छा जो भोगा हुआ यथार्थ हो जी। तो भोगा हुआ यथार्थ सामान्यतः जब बड़ों का साहित्य या जिसको प्रौढ़ साहित्य यानी प्रौढ़ शिक्षा साहित्य नहीं कह रहा हूँ मैं, बड़ों के लिए लिखा हुआ जो प्रौढ़ साहित्य है, उस साहित्य का रचना कर्म करते समय स्वाभाविक रूप से रचनाकार उसी आयु वर्ग का होता है। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि बाल साहित्य का जो पाठक है उसका भाषा सौष्ठव, उसका व्याकरणिक ज्ञान और साहित्य पर उसकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए बच्चा रहते हुए वो लिख नहीं पाता और जब बड़ा हो जाता है तो वह बच्चे के स्तर पर नहीं आ पाता। और इसलिए ये एक बड़ी कठिन परीक्षा होती है। और इसलिए हमारे कई वरिष्ठ बाल साहित्यकार जिनमें डॉक्टर राष्ट्रबंधु जी का नाम मैं श्रद्धा के साथ लेना चाहता हूँ, अभी वो दिवंगत हो गए। हमारे आदरणीय कृष्ण शलभ जी हैं, हमारे श्रद्धेय कृष्ण कुमार जी अष्ठाना हैं, ये सब अपने बातचीत के दौरान कहते हैं कि वास्तव में बाल साहित्य रचना यानी ये परकाया प्रवेश जैसा काम है जी। बहुत अच्छी बात है। आपको साहित्यकार को वास्तव में एक बच्चे के शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को उस स्तर पर ले जाना पड़ेगा, बच्चे के आनंद के स्तर को अनुभव करना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक अच्छा बाल साहित्य रच सकेंगे। तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि एक अच्छे साहित्यकार को अच्छा बाल साहित्य रचने के लिए बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इस पे क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बाल मनोविज्ञान की आपने बात कही है तो मैं समर्थक तो हूँ ही आपकी इस बात का। हाँ। और मैं इसलिए भी ज़्यादा इस बात को ठीक प्रकार से समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हूँ कि मेरे बाद की जो आने वाली पीढ़ी है, मुझे दिखाई देता है कि ये बच्चे सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अब अपने ज्ञान के भंडार की इतनी ज़्यादा समृद्धता को प्राप्त कर चुके हैं जिस समृद्धता को मेरी पीढ़ी या शायद मेरे से पहले की पीढ़ी भी प्राप्त नहीं कर पाई थी जी। अब उनके पास इंटरनेट जैसे साधन हैं। हाँ। उनके पास टेलीविज़न के 150-200 चैनल एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। हाँ। और इन सब माध्यमों से सूचना का एक बवंडर सा उसके आसपास चल रहा है जी। और इसलिए मुझे कई बार लगता है कि बच्चे का जो मनोविज्ञान है वो बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। हाँ। हम देखते हैं कि मेरी पीढ़ी तक के बच्चे उस उम्र में जिन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे उन सारी बातों को आज की पीढ़ी का बच्चा बहुत अच्छे प्रकार से जानता है। हाँ। चाहे वो यंत्रों की बात करें चाहे सामाजिक जीवन की बात करें। हाँ। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस ज्ञान के कारण से जो बाल मनोविज्ञान में परिवर्तन आया है उसको आधार बना करके ही आधुनिक युग का बाल साहित्य लिखा जाना चाहिए। यदि हम लोग उसमें थोड़ा भी पिछड़ गए, वैसे एक बहुत अच्छा उपक्रम अब ये चला है कि सूचना साहित्य अब बड़ी मात्रा में लिखा जाने लगा है, तो इसके कारण से विज्ञान साहित्य बाल साहित्य बच्चों का लिखा जा रहा है, तो इसके कारण से अब हम उसके स्तर पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन प्रयासों में मुझे लगता है अभी थोड़ी सी कमी है, इस कमी को दूर करना बहुत आवश्यक है और ये कमी उस बाल मनोविज्ञान को समझ कर ही पूरी की जा सकेगी। तो फिर हम इस बात को किस तरह से लें कि बच्चों में, आज की पीढ़ी के बच्चों में अच्छे मानवीय गुणों का विकास हो, वे उनमें अच्छे सद्गुणों का विकास हो, सद्प्रवृत्तियों की भावना बने, वे एक अच्छे इंसान बने, इसमें आज बाल साहित्य क्या योगदान कर सकता है और किस तरह से कर सकता है? वास्तव में बाल साहित्य बच्चों में जीवन मूल्य के प्रेषण का श्रेष्ठतम साधन है। और आज जितने साधन हैं उसमें लगाम नहीं है। प्रकाशित साहित्य सामने जब रहता है तो प्रकाशित साहित्य को लिखने वाला, प्रकाशित करने वाला वास्तव में पूरे समाज के प्रति अपनी जवाबदारी का निर्वाह करता है। लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से जिस प्रकार की सामग्रियां बच्चों को प्राप्त हो रही है उसमें कोई लगाम नहीं है। और इसके कारण से हम देखते हैं कि बच्चा जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उसके आसपास की कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी प्राप्त कर लेता है जो चीज़ें उस बच्चे तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन सब लगाम को लगाते हुए आज के बाल साहित्य के परिदृश्य को वैसा परिवर्तित करने की आवश्यकता अनुभव होती है। ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम हैं, कई बार तो मैं साहस से इस बात को कहता हूँ कि दादी नानी के ज़माने में
ज्ञान हुआ करता था। और आज जो है वह केवल सूचनाओं का बवंडर है। बच्चे के दिमाग में इतनी सारी सूचनाएं हैं कि उसको गिनीज बुक के बहुत सारी चीज़ें पता है। उसको ये पता है कि सबसे दूर थूकने का रिकॉर्ड किसके नाम से, सबसे मोटा आदमी, सबसे पतला आदमी, सबसे ज़्यादा वजनदार आदमी, ये सारी चीज़ें तो पता है। लेकिन आज के बच्चे को ये पता नहीं है कि अगर गलती से सड़क पर खेलते हुए, मैदान में खेलते हुए गिर गया तो इस चोट पर मुझे हल्दी लगा लेना चाहिए। तो ज्ञान और सूचना के बवंडर के बीच के इस अंतर को पाटने का काम बाल साहित्य ही करेगा। उसको अपनी जवाबदारी का निर्वाह करते हुए इस सारे ज्ञान को भी बच्चों तक पहुंचाना है, ये दोहरी जवाबदारी बाल साहित्य की है। तो आपने जैसे कहा कि बाल साहित्य की जिम्मेदारी भी बदलते समय के साथ बदल रही है, तो क्या इस दिशा में बाल साहित्य के क्षेत्र में कुछ शोध की गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं और उसका क्या स्वरूप है अभी? बिल्कुल, ये वास्तव में बाल साहित्य जगत का एक बड़ा दुखद पक्ष था। बाल साहित्य पर शोध कार्य करते हुए मुझे ध्यान में आया था, जब मैंने इंटरनेट पर तलाशा तो मुझे पता लगा कि दुनिया भर के सब देशों में कहीं कहीं तो बच्चों के लिए पृथक से विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। बच्चों की गतिविधि को लेकर के, बच्चों के बाल मनोविज्ञान को केंद्र में रख करके, बच्चों के साहित्य को लेकर के पर्याप्त से अधिक काम पूरी दुनिया में हो रहा है। और जब तलाशा तो पता लगा कि अपने यहाँ पर भारत में विश्वविद्यालय तो बहुत दूर की बात है, शोध संबंधी काम करने के लिए सीधे सीधे कोई शोध केंद्र तक नहीं है। और तब इस दिशा में काम करने का मानस बना। और एक बार बाल साहित्यकार जगत के बहुत श्रेष्ठ मनीषी, जिनमें आदरणीय जयप्रकाश भारती जी थे, नंदन के जो संपादक रहे, डॉक्टर कृष्णचंद्र तिवारी राष्ट्रबंधु जी वो भी थे, और डॉक्टर श्याम सिंह शशि, ऐसे 3-4 बाल साहित्यकार जब इंदौर पधारे थे और इस विषय में चर्चा प्रारंभ हुई कि कहीं ना कहीं हमको केंद्र शासन से बातचीत करके और किसी विश्वविद्यालय की स्थापना की बातचीत करना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि काम थोड़े से शुरू करें, हम लोग समाज की ओर से अपनी सहभागिता दर्शाएं, हम कोई एक थोड़ा सा काम खड़ा करके और दिखाएं। और तब अष्टाना जी ने सहर्ष इस बात के लिए अपने संस्थान को प्रस्तुत किया और देवपुत्र पत्रिका के साथ हम लोगों ने एक भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान की स्थापना की। यह काम जब शुरू हुआ तो बहुत थोड़ा छोटे स्तर पर था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अष्टाना जी ने अक्षरशः अपनी झोली लेकर के पूरे देश में प्रवास किए। हम लोग भी कई बार उनके साथ होते थे, कई बार वे अकेले होते थे, कई बार अन्य वरिष्ठ बाल साहित्यकार उनके साथ होते थे। कहीं से थैले भर करके पुस्तकें आती थी, कहीं से 10 आती थी, कहीं से 20 आती थी। और होते होते आज भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान इकलौता भारत का ऐसा संस्थान है जहाँ पर बाल साहित्य की मुझे लगता है कम से कम 25,000 पुस्तकें हैं। अच्छा। समीक्षा साहित्य बड़ी भारी मात्रा में है। हमने प्रयास पूर्वक भारत के जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें पत्र लिखे, वहाँ जाकर के चर्चा की, वहाँ के प्रशासन से बातचीत की, और हमने प्रयास करके जितने अभी तक बाल साहित्य पर शोध कार्य संपन्न हुए थे उन सब शोध प्रबंधों की छाया प्रतियां अपने यहाँ उपलब्ध कराई, पुरानी बाल पत्रिकाओं को एकत्र करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के साहित्य और बाल साहित्य दोनों मिलाकर के आज लगभग 50-60 हज़ार पुस्तकों का एक अच्छा संग्रहालय हमारे यहाँ पर है। और यह कहते हुए हमको गर्व होता है कि हम उस संस्थान से जुड़े भी हैं और अपने प्रकार का यह इकलौता शोध केंद्र है बाल साहित्य का। पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार का और कोई उपक्रम कहीं नहीं चल रहा है। जी। अच्छा विकास जी, आप एक वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं और हिंदी में बहुत अच्छे साहित्य सृजन से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। एक चीज़ मैं भाषा के संदर्भ में जानना चाहता हूँ। नई पीढ़ी के बच्चों से जब भी बातचीत होती है तो ऐसा लगता है कि उनमें अब हिंदी के प्रति उतना अनुराग नहीं है। तो ये जो एक जीवन शैली से जुड़ा मुद्दा या हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा कह लीजिए कि जब हिंदी के प्रति ही उनके अंदर एक अच्छी भावना नहीं है तो हिंदी साहित्य उन पर कितना असर डालेगा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सार्वभौम चिंता है। और आपने जो 2 बिंदु बताए जी, क्योंकि भाषा से बच्चे का जुड़ाव या तो अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के कारण होता है अथवा बचपन में पढ़े जाने वाले साहित्य के कारण से होता है। पिछले दिनों एक बड़ा रिसर्च संपन्न हुआ था वैश्विक स्तर पर और यूएनओ ने उसकी जब रिपोर्ट प्रकाशित की तो उसमें जो शब्द हैं उन शब्दों से हम उस विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं। यूएनओ के जानकारों ने कहा है कि आने वाले समय में संपूर्ण विश्व के सामने आतंकवाद से बड़ी चुनौती बनकर के जो समस्या उभरेगी वो समस्या होगी हमारी आने वाली पीढ़ी अब केवल व्यूअर और लिसनर बनकर के रह जाएगी। ये एक सार्वभौम संकट हमारे सामने आने वाला है और वो रीडर नहीं बचा। तो यह जो पठन पाठन और अध्ययन यह बच्चे को भाषा से जोड़ता है जी। आज हो ऐसा रहा है कि बच्चा लिखना तो अब बहुत दूर की बात है, पढ़ने से भी कतराता है। और उसका मूल कारण ऐसा कि पाठ्यक्रम की जो गतिविधियां हैं उस पर बस्ते का बोझ अब सब लोग जानते हैं कि इतनी ज़्यादा तनाव में आज की पीढ़ी जी रही है कि विद्यालय जाना है, ट्यूशन में जाना है, कोचिंग क्लासेस है, होमवर्क करना है,
इस सब से उस बच्चे के पास अपना निजी समय बचा ही नहीं। अब उसने खेलना बंद कर दिया, उसका खेल के मैदानों पर जाना बंद हुआ है, उसका पत्र पत्रिकाएं बाल साहित्य पढ़ना बंद हुआ है, और इसी के साथ साथ उसका लिखना पढ़ना पूरा बंद हो चुका है। तो इस समस्या का निदान वास्तव में जिस दिन हम लोग बच्चे को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ पठन पाठन से जोड़ दें, उसकी पठन की रुचियों की अभिवृद्धि कर दें, उसको लिखने से जोड़ दें। आज प्रोजेक्ट तो बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट से बच्चा क्या कर रहा है, उसकी रचनाधर्मिता कोई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ऐसा नहीं है। वह बाजार से रेडीमेड कुछ चित्रों का एक संग्रह खरीद करके लाता है, केवल उसमें से काट करके उसने अपने राष्ट्रपतियों के चित्र चिपका दिए, प्रधानमंत्रियों के। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि पाठ्यक्रम की इन गतिविधियों के साथ, जैसे पहले बाल सभा होती थी, आज भी हम प्रोजेक्ट में बच्चे को क्या ये नहीं कह सकते कि वह 4 पंक्तियां कविता की लिख करके लाए, और वो भी अपनी भाषा में लिख करके लाए, वो जिस भाषा को जानता है। अगर इस प्रकार के प्रोजेक्ट देना प्रारंभ हो जाए, चाहे वह भाषा के कालांश में हो या अन्य विषयों के साथ, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में काफ़ी कुछ काम हो सकता है। नहीं, आपने बिल्कुल मुद्दे की बात कही कि अगर हमें बच्चों को उस तरह से उस दिशा में ढालना है, तो यहाँ तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाल साहित्यकार के साथ साथ मुझे लगता है कि शिक्षकों की होगी। मगर क्या जो शिक्षा का हमारा प्राथमिक स्तर है या माध्यमिक स्तर है, क्या वहाँ पर हमारा शिक्षक वर्ग इन सारी चीज़ों के प्रति उतना गंभीर है? हाँ, ये बात तो ध्यान में आती है वास्तव में कि गंभीरता उतनी है नहीं, और उससे भी बढ़कर उस गंभीरता में बाधा संसाधनों की है। आज हम कई बार देखते हैं ना कि बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनती है। बीच में सुना था केंद्र शासन ने बच्चों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए एक बड़ा फंड क्रिएट किया है। तो वास्तव में प्रयास तो इस दिशा में बहुत हो रहे हैं, लेकिन उन सब का परिणाम कैसा आता है, ये कई बार हम देखते हैं कि हम लोग उसके जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, उस योजना का जब मूर्त रूप सामने आता है, तो ध्यान में आता है कि नितांत ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, फिर शिक्षकों में प्रशिक्षण की कमी, उन सब के कारण से बड़े चिंतक लोग जिन योजनाओं को बनाते हैं, वो सारी की सारी योजनाएं कहीं ना कहीं धराशायी होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा संसाधनों का उपयोग ना करते हुए, क्योंकि साहित्य, भाषा, पठन पाठन ये सब चीज़ें ऐसी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती संसाधन की। पर मेरा ऐसा कहना है कि कम से कम हमारे यहाँ के शासकीय विद्यालय हैं या व्यक्तिगत विद्यालय संस्थाओं के द्वारा संचालित है, उनमें अनिवार्यतः एक वाचनालय की व्यवस्था कम से कम हो जाए। आज हमारे देखने में तो ये आता है कि आप एकदम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद 50% विद्यालयों में भी समृद्ध बाल साहित्य के वाचनालय देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारी प्राथमिकताओं से कहीं ना कहीं हाशिए पर चला गया। इसको हमको अब अनिवार्य बनाना आवश्यक रहेगा। जी, अच्छा, एक चीज़ आपकी पत्रिका के सिलसिले में अब बातचीत करते हैं। आप देवपुत्र नामक पत्रिका के, जिसके साथ की एक बड़ा गौरव जुड़ा हुआ है कि देश की सर्वाधिक प्रसार संख्या वाली पत्रिका है वो इन दिनों, उसके पिछले 23 वर्ष से आप संपादक हैं। तो इस पत्रिका को इतनी सस्टेन करने में किस तरह से कर पाए आप? क्योंकि पिछले दिनों तो देखा गया कि जो पुराने ज़माने की बाल पत्रिकाएँ थी, चाहे वो नंदन हो, पराग हो, लोटपोट हो, बाल भारती हो, चंदा मामा हो, बहुत सारी पत्रिकाएं इनमें से बंद हो गई है। उनमें से काफ़ी कुछ तो बिल्कुल अब नाम के तौर पे छप रही हैं। ऐसी स्थिति में ये जो एक पत्रिका उभर कर सामने आई और देश की सर्वाधिक प्रसार संख्या वाली पत्रिका बनी, इसके क्या कारण रहे मुख्य रूप से? वास्तव में बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में जब इसका इतिहास पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो बहुत कष्ट होता है। कई बड़े बड़े घरानों ने बाल पत्रिकाएं प्रारंभ की। लोगों को लगता तो था कि ये एक अनिवार्य तत्व है, एक नई पौध तैयार करने की दिशा में एक बड़ा माध्यम हो सकता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पराग जैसी पत्रिका बंद हुई। केंद्र शासन के सहयोग से चलने वाली बाल भारती पत्रिका की जो स्थिति हम देखते हैं कि पाठकों की कमी से आज हर पत्रिका जूझ रही है, ये एक सभी पत्रिकाओं का संकट है, और ये संकट हमारे सामने भी था। अध्ययन करने पर ध्यान में आया, आदरणीय अष्टाना जी के माध्यम से इस पत्रिका में मैं जुड़ा था, और इस पत्रिका से जुड़ने के बाद से हम लोग लगातार इसकी सामग्री को लेकर के गंभीर हुए। हमने देखा कि बच्चे की भूख क्या है, वास्तव में बच्चे की भूख को पहले समझना और फिर उस बच्चे की भूख का शमन करने का प्रयास करना। बच्चा जो चाहता है, तो जैसा पूर्व में हम लोगों ने चर्चा की कि उसमें बाल मनोविज्ञान भी उसका एक भाग होता है। फिर पत्रिकाओं के सामने एक जो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उसकी सामग्री टाइप्ड न हो जाए। यानी सीधे नाम लेकर के भी चर्चा करें, चूंकि समग्र परिदृश्य की बात करें, चंदा मामा की जितनी कथाएं होती है हम देखते हैं कि वो सारे के सारे पौराणिक आख्यान होते हैं। क्या आज का बच्चा उस प्रकार के पौराणिक आख्यानों से भरी हुई पूरी पत्रिका को पसंद करेगा? क्या केवल परिकथाओं से सज्जित एक पूरी पत्रिका को बच्चा पसंद करेगा, या केवल विज्ञान कथाओं से भरी हुई एक पत्रिका को पसंद करेगा?
कहीं भी एक्सट्रीम नहीं चाहिए बच्चे को। बच्चा चाहता है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का परिकथाएं भी उसको चाहिए, उसको बेताल भी चाहिए, उसको विज्ञान कथाएं भी चाहिए, वो एलियंस भी देखना चाहता है, उड़न तश्तरियों से भी मुलाकात करना चाहता है, और उसको चॉकलेट के पेड़ भी पसंद है, उसको कहीं शीतल पेय के झरने बहते हुए दिखते हैं तो भी आनंद आता है। तो उसको आप इस प्रकार से डिवाइड नहीं कर सकते। और दूसरी जो सबसे बड़ा संकट पत्रिकाओं के सामने रहता है आयु वर्ग का। किसी भी पत्रिका का पाठक का आयु वर्ग तय नहीं होता, और इसलिए जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि पहली श्रेणी होती है बाल साहित्य की, शिशु साहित्य, फिर होता है बाल साहित्य, और फिर उसमें आता है तरुण साहित्य। आज हो ये रहा है कि कुछ पत्रिकाएं तरुणों से भी ऊपर की समझ का साहित्य बाल साहित्य के नाम पर परोस रही हैं, और उसके कारण से जिस प्रकार की विकृति आ रही है, मुझे लगता है कि बाल साहित्य का आधुनिक स्वरूप बच्चों के चैनल्स और बच्चों के लिए आने वाली ये जो एनिमेशन फिल्म है वो भी बाल साहित्य का एक रूप है। और हम देखते हैं कि आसपास के राष्ट्रों से कुछ नए पात्र उभर करके बच्चों के बीच में आ गए। ये सब विकृतियां पैदा कर रहे हैं। अपनी माँ से वो जिस प्रकार से बातचीत करते हैं, अपने पिता से जिस प्रकार बातचीत करते हैं, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से हाशिए पर डालने वाले संवाद, इन्हें घोर आश्चर्य होता है कि बच्चा उस पात्र को देख करके अपनी माँ के फिगर्स को लेकर के कमेंट करता है। ऐसा भारत में कभी संभव नहीं है, ये दृष्टि ही नहीं है हमारी, लेकिन ये सब हो रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी बाल पत्रिकाओं का दायित्व है कि बच्चों में ये सारे जो वर्ग हैं, इन सारे वर्गों की भी चिंता करें, उनकी समझ की भी चिंता करें। देवपुत्र ने इस प्रकार की सामग्री समग्रता से लेने का प्रयास किया। हम लोग वर्ष में एक विशेषांक निकालते हैं, उन विशेषांकों में हमने क्रांतिकारियों पर भी सामग्रियाँ दी, महापुरुषों पर केंद्रित विशेषांक हमने निकाले, वैज्ञानिकों पर केंद्रित विशेषांक निकाले, कंप्यूटर पर केंद्रित निकाले, और इस प्रकार से हमने समग्र रूप से सब चीज़ों को लेने का प्रयास किया। आज भी देवपुत्र का प्रत्येक अंक इस प्रकार की समग्र सामग्री को समाहित किए हुए होता है। दूसरा, आयु वर्ग का हमने समाधान किया कि चूंकि सब आयु वर्ग को आप पढ़ने से रोकें ये तो संभव नहीं, हर पत्रिका चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाठक वर्ग जुड़े। तो हमने प्रयास ये किया है कि सारे आयु वर्ग के पाठकों के लिए थोड़ी थोड़ी सामग्री विभाजित रहे, और इसलिए हमने एक निश्चित अनुपात तय किया, प्रतिशत तय किया हुआ है। उतने प्रतिशत से ज़्यादा हमारे यहाँ लोरी गीत भी हम छापते हैं, चूंकि शिक्षा क्षेत्र में आपने चूंकि इस प्रश्न के साथ एक शिक्षा क्षेत्र वाला प्रश्न भी जोड़ा था, तो मैं उस पर भी आ जाता हूं इसके साथ ही, क्योंकि शिशु कक्षाओं के शिक्षक शिक्षिकाओं को आज अच्छे लोरी गीत नहीं मिलते। इन लोरी गीत का अच्छा माध्यम ऐसी बाल पत्रिकाएं हो सकती है। और दूसरा, हमारे ध्यान में ये आया था कि समाज आधारित जितने शिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में आज भारतीय संस्कार के प्रति अत्यधिक आकर्षण है। इन्हें मुझे लगता है कि सीधे सीधे हम कुछ संस्थाओं का नाम ले सकते हैं। गायत्री परिवार आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है जी। आर्य समाज के माध्यम से बहुत सारे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं। विद्या भारती नाम से एक सामाजिक संगठन काम करता है, वो अपने कुछ विद्यालय चलाता है। ऐसे कई हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से चल रहे हैं। ये सारे के सारे संस्थान चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे और श्रेष्ठ भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय संस्कार प्राप्त हो, और ये प्रक्रिया सब दूर चल रही है। मिशनरी के माध्यम से जो विद्यालय चल रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, उनकी भी मांग है, और इसलिए हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद ऐसे सारे संस्थानों से मिलता है। और उन संस्थानों के बच्चों तक भी वो पत्रिका पहुंचती है, शिक्षक उसको रुचि से पढ़ते हैं। इन्हें कई बार तो हमको आश्चर्य होता है कि शिक्षकों के पत्र आते हैं कि हमारे यहाँ पर हम जो प्रोजेक्ट का काम बच्चों को देते थे, उन प्रोजेक्ट के काम में अब बच्चों को बहुत आसानी हो गई आपकी पत्रिका से। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि उसमें विज्ञान भी हो, थोड़ा बहुत महापुरुषों का जीवन चरित्र भी पता लगे, और सारा समग्रता उस पत्रिका में आए, और इस कारण से उसकी स्वीकार्यता अभिभावकों में और बच्चों में, दोनों में बनी है। बिल्कुल विकास जी, आपने बिल्कुल ही सही बात कही कि इन सारे सामाजिक सरोकारों से बाल साहित्य को जुड़ना ही होगा। फिर भी इस चर्चा के आखिरी दौर में हम पहुंच रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ बड़े समग्र रूप में जानना चाहूँगा कि इस तेज़ी से बदलती आधुनिक जीवन शैली और समाज के बीच में बाल साहित्य का क्या भविष्य आप देखते हैं भारत में, और पत्रिकाओं का? निश्चित रूप से कई बार हम प्रिंट मीडिया को लेकर के जिन सरोकारों की बात करते हैं, जिन चिंताओं की बात करते हैं, वही स्थितियां बाल पत्रकारिता के समक्ष भी हैं। आज जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे को सुनने और देखने में बहुत ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता है, और इसलिए उसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो किसी भी स्थिति में लेट कर, बैठ कर, चलते फिरते इन सारी चीज़ों को देख सकता है। पत्रिका को पढ़ते समय या बाल साहित्य को पढ़ते समय उसको अपनी पूरी ध्यान को एकाग्र करके वहाँ पर एक जगह बैठ कर के इस काम को करना पड़ता है, और अभी नई पीढ़ी का बच्चा इस मामले में थोड़ा सा आलस्य कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यह जो सारा परिदृश्य बदला है कि उसके पास चैनल है, उसके पास कंप्यूटर है, और अब तो जेब में सारा इंटरनेट का खजाना है। मोबाइल पर वो जितने प्रकार के गेम खेलता है, जितनी प्रकार की सामग्रियाँ देखता है,
उस सब के चलते मुझे लगता है कि अब अभिभावकों को और शिक्षकों को आग्रहपूर्वक बच्चों को पढ़ने की आदत डालना पड़ेगी। इसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश का परिदृश्य बदलेगा, पूरे समाज का परिदृश्य बदलेगा। कई बार हम सामाजिक चिंताओं के मामले में जितने प्रकार की चिंताएं करते हैं, वल्गरिटी को लेकर के, वेशभूषा को लेकर के, सामान्य जो एक मनोविज्ञान में जो विकृति आ रही है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम जितनी चिंताएं कर रहे हैं उन सब का समाधान इस बाल साहित्य में मिल जाएगा आसानी से। लेकिन आवश्यकता इसी बात की है कि हम सब लोग चिंतापूर्वक ये बाल साहित्य बच्चों के हाथ में ला करके दें। बच्चा खुद खरीद करके नहीं पढ़ रहा है, हमारा पाठक खुद क्रेता नहीं है, इसलिए अभिभावकों का, शिक्षकों का ये दायित्व है कि वो अच्छा बाल साहित्य, अच्छी पत्रिकाएं, देश भर में खूब पत्रिकाएं निकल रही है, उन सबको क्रय करके और बच्चों के हाथों तक पहुंचाने का काम करें। आकर्षक सामग्री को पढ़ने के प्रति वो बहुत सचेत हो जाएगा बच्चा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो विकास जी, आज बाल साहित्य के सामाजिक सरोकारों पर आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाल साहित्य और बाल साहित्यकार और बाल साहित्य पत्रिकाएं, इन सारी चीज़ों से हम भारत को एक अच्छी सुसंस्कारित अच्छी पीढ़ी देने में कामयाब होंगे। इस कार्यक्रम में आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आमने सामने कार्यक्रम के अगले अंक में फिर किसी एक अच्छी महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।